नमस्कार भाई बहन और सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। सभी भाइयों का, सभी बहनों का एवं सभी लोगों का, सभी दर्शकों का स्पेशली, जो लोग कहीं से भी दुनिया में किसी भी जगह से मुझे सुन पा रहे हैं, किसी भी मोहल्ले किसी भी गली से। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट दोस्तों। यहाँ पर भारत देश के उड़ीसा राज्य से आया है, उड़ीसा राज्य। और इस राज्य में टीचर विभाग में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन फील्ड में, यहाँ पर एक बड़े रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। ओपीएससी, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। आपको बता दूं, आपके राज्य उड़ीसा में, भारत देश के उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा भी बोलते हैं कभी कभार लोग उसे, वहाँ पर 1375 वैकेंसीज आई हैं, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी गई हैं। आपको बता दूं, 1375 लोगों को यहाँ पे जॉब मिल रही है टीचर्स के फील्ड में, पीजीटी के लिए। पीजीटी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। भाई, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कौन होते हैं? वो लोग जो कि मास्टर डिग्री रख रहे होते हैं उस फील्ड में जिसके वो टीचर बनना चाह रहे हैं, प्लस वो लोग एक्सपीरियंस भी रखते हैं। उनका ट्रेनिंग पास होना चाहिए, ट्रेनिंग करे हुए होने चाहिए वो। तो वो लोग पीजीटी के तौर पर स्कूल्स पे जाते हैं और 9 to 12 क्लासेस को पढ़ाते हैं। स्पेशली पीजीटी इसको 11-12 क्लास के लिए जाना जाता है। लेकिन कुछ स्कूल में मान लीजिए 9 तो 10 क्लासेस में टीचर्स की कमी है या टीचर्स नहीं है, तो उसके लिए वो पीजीटीज लोग 9-10 क्लासेस को भी कई बार पढ़ा रहे होते हैं। भाई, वैकेंसीज कितनी दी गई हैं? 1375 वैकेंसी दी है। स्टेट गवर्नमेंट में आपके जो भी पूरे राज्य में, उड़ीसा राज्य में जितने भी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, उसके अंदर ये जॉब होंगी सारी की सारी। आप पीजीटी के तौर पर जाओगे और 9 to 12 क्लासेज में जो सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट निकाली है उस सब्जेक्ट पे आप जाकर पढ़ा रहे होगे स्कूल्स के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट सारी जॉब है आपकी, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब है और स्टेट के अंदर है सारी। और आपकी जो सैलरी डिसाइड करी जा रही है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड होगी। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो भी लेवल बनाए गए हैं आपके, लेवल 1 लेवल 2 जो भी सैलरी दे रहे हैं वही आपका सैलरी रहेगा, वही सारे बेनिफिट रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि ये जो पोस्ट आपको दिख रही है 1375, इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको समझा दूंगा कि भाई कितनी कैटेगरीज वाइज कितनी वैकेंसीज दी गई है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट, सैलरी, फॉर्म की फीस, फॉर्म की डेट्स क्या है, कौन फॉर्म भरेगा कौन नहीं भरेगा। स्पेशली अगर आप इंडिया में हो, इंडिया में मान लीजिए आप हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल के हो, उड़ीसा राज्य के नहीं हो, मान के चलते हैं ऐसा, तो आप लोग फॉर्म भर पाओगे क्या? तो इसके बारे में मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। नोटिफिकेशन के साथ हम इस जानकारी को समझेंगे। सारी चीज़ें आपको इस जॉब के बारे में क्लियर हो रही है। आपसे काफ़ी समय से डिस्कस हो रहा है जानकारी। आपको बता दूं, अभी डेट्स काफ़ी रखे हुए हैं, मतलब अभी बहुत समय है इसके फॉर्म भरने में, लेकिन नोटिफिकेशन काफ़ी जल्दी आया है। जैसा कि हमें पता ही है कि ये स्टेट के ऊपर और कंट्री लेवल पर चीज़ें चल रही होती है, तो इस वजह से नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट काफ़ी जल्दी आते हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर ये एकेडमिक कैलेंडर और एकेडमिक चीज़ें सारी पहले ही डिसाइड हो जाती है कि कब कब क्या क्या होना है। तो ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, पूरे साल का प्लानिंग करके रखते हैं कि कब कब क्या क्या करना है। उसी हिसाब से इन्होंने आपका नोटिफिकेशन दे दिया है 2024 में। आपको बता दूं, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट हो रहा है टीचर्स का, पीजीटी के लिए होगा, सिर्फ पीजीटी। अगर आप टीजीटी और पीआरटी की क्वालिफिकेशन रख रहे हो तो ये आप वैकेंसी आपके लिए नहीं है, या फिर ये वीडियो कह लो कि आपके लिए नहीं है। लेकिन आप शेयर करें आपके ऐसे फ्रेंड्स को जो लोग मास्टर्स पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं किसी भी फील्ड में, ठीक है। लेकिन वो जिस भी टीचिंग फील्ड में अगर आप जाओगे तो जिस सब्जेक्ट पे आप पढ़ाओगे उसकी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाती है, ठीक है भाई। इस वीडियो में एक एक चीज़ आपको बता दी जाएगी और सारे लिंक इस जॉब से जुड़े हुए, चाहे वो वेबसाइट का हो या फिर नोटिफिकेशन का हो, आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराया गया है। मेन बात तो ये है कि हमारे दूसरे राज्य के लोग, दूसरे राज्य के भाई बहन लोग, उड़ीसा राज्य को छोड़ के, क्या वो लोग एलिजिबल हैं? मैंने जहाँ तक देखा है उड़ीसा राज्य में मैक्सिमम जॉबें ऑल इंडिया बेस पर एलिजिबल रखी जाती है। क्या यहाँ पर ऐसा होगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहले आप सारी जानकारी ध्यान से सुने, एंड तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आप देखोगे जैसा कि 30 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं 1 जनवरी में। मैं आपको साथ साथ ये भी क्लियर कर देता हूँ कि कब नोटिफिकेशन आया और हम कब डिस्कस कर रहे हैं। यानी आप देखोगे 1/1 इस डेट में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, इन्होंने देखिए क्या लिखा है, सिलेबस इंक्लूडेड, मतलब हमने नोटिफिकेशन में सिलेबस भी डाला है आपका। इस मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि हम जो रिक्रूटमेंट करेंगे पीजीटी की, उसके लिए हम एग्ज़ाम लेंगे। एग्ज़ाम के बाद आपको पीजीटी स्कूल में बना रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे ही नहीं बना रहे कि आपके पास क्वालिफिकेशन है बना दिया। नहीं भाई, आप एग्ज़ाम दो, पास करो और बन जाओ टीचर, इस तरीके से रहेगा।
ओपीएससी द्वारा काफ़ी नोटिफिकेशन मुझे पता लगा है आउट हुए हैं। सिविल सर्विस का भी आपका आउट हो चुका है, मैं डेफिनेटली उसको डिस्कस करूंगा, आप वेट कर लो थोड़ा। मैं इस वीडियो में आपको डायरेक्ट अभी पीजीटी वाला डिस्कस कर रहा हूँ। टीचर की रिक्रूटमेंट एक साथ आई है, आप देखोगे अलग अलग राज्यों में आई है, आपके जो पास पड़े आप वहाँ जाओ, सैलरी आप देख लो। अब ये भी मत सोचना कि भाई आप सैलरी के चक्कर में दूसरे दूसरे राज्य जा रहे हो, इतना भी मत करना। अगर थोड़ा सा ही डिफरेंस आए तो सिर्फ आप डोमिसाइल में ही रहो, ज़्यादा एक दूसरे जगहों पे मत जाओ, ऐसा मैं आपको कहूँगा। बाकी तो आपके ऊपर रहेगा सारे चॉइस। असम में भी अभी चल रहा है, असम का नोटिफिकेशन आया अभी, और असम में तो थोड़े डाउट चल रहे हैं, असम का अभी कंफर्म नहीं है। असम के बहुत सारे अभी अपडेट आ रहे हैं, जैसे आते हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम उड़ीसा राज्य के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यहाँ से जैसे ही क्लिक करते हैं ना दोस्तों, तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका लिंक जो है आपको वो तो मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है आपके पास वो ओपन ना हो, तो मैं इसलिए उसको अलग से जो है इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। मतलब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मैं ये चीज़ आपको कह रहा हूँ इस वीडियो में। आप ज़्यादा टेंशन ना ले कि भाई आप लिंक प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, तो वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ओपीएससी द्वारा स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट्स जितने भी स्कूल आप राज्य में देख रहे हो आज के समय पे, उसके अंदर ये जॉब आपकी होने वाली है। चलिए भाई नोटिफिकेशन डिस्कस कर देते हैं, लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन आप देखोगे 25वां नोटिफिकेशन है। आप अगर देखोगे ओपीएससी द्वारा अभी तक 25वां नोटिफिकेशन दिया गया है पूरे साल में, अलग अलग पोस्टों पर दिया गया। 25वां नंबर नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपका वैकेंसी आता है भाई। आपकी जो पीजीटीज होते हैं वो ग्रुप बी के एम्प्लॉय होते हैं, या सर्विस प्रो जो भी लोग दे रहे हैं ये सर्विस। स्कूल में आप क्या कर रहे हो भाई, स्टूडेंट को या आज के जनरेशन के लोगों को या जो भी लोग हैं उन लोगों को आप सर्विस ये दे रहे हो, आप टीचिंग की फील्ड में उनको आगे बढ़ा रहे हो, एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हो। आपका ग्रुप बी में पोस्ट आ रहा है, मतलब आपके ऊपर भी स्केल में ऑफिसर जो है बड़े बड़े पोस्ट पर जो है वो ग्रुप ए में आते हैं। फॉर 50 नंबर्स, फॉर 50 नंबर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ 50 नंबर्स ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स एंड 116 नंबर्स ऑफ अपग्रेडेड हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ द स्टेट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास मास एजुकेशन। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मतलब कह रहे हैं कि स्कूल क्षेत्र में यानी स्कूली विभाग में, और मास एजुकेशन मतलब बड़े स्केल पर अगर पढ़ाई कराई जा रही है तो मास एजुकेशन उसको कहा जा रहा है। तो वो चीज़ें हैं। रिक्रूटमेंट पीजीटी की रहेगा ग्रुप बी में आपके स्टेट उड़ीसा में। और कह रहे हैं 50 हमारे जो है गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर, और 116 हमारे 106 ऐसे स्कूल हैं जो कि ऑफ अपग्रेडेड हायर, जो कि अपग्रेड हो चुके हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं स्टेट के अंदर। मतलब पूरे राज्य में इनके टोटल अगर बात करें तो ये वैकेंसीज आपकी निकाली गई है 156। इतने स्कूल्स आपके राज्य में ऐसे तो और भी होंगे भले ही, लेकिन इतने स्कूल्स के अंदर आपकी ये जॉब जाएगी डायरेक्ट, ठीक है, स्टेट के अंदर। 50 आपके गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और 106 आपके हो जाएंगे अपग्रेडेड हायर सेकेंडरी स्कूल्स। सारे स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं, आपको बता दूं उड़ीसा के अंदर हैं। ऑनलाइन इनवाइट करे जा रहे हैं एप्लीकेशन सभी से, कैंडिडेट से, जो भी लोग एलिजिबल हैं फॉर्म भर दो। लिंक रजिस्ट्रेशन का कब एप्लीकेबल होगा वो आपको बता दूं, 31 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक। दोस्तों आपको इन्होंने फेबररी मंथ पूरा रखा है आपके पास, और देखिए इन्होंने क्यों रखा है मैं आपको बताता हूँ। इस जैसे कि लोगों को लगे कि भाई कितना लंबा समय है, आपको एक चीज़ याद रखना है, ये जनवरी का लास्ट डे है। आप अगर देखते हो तो फेबररी पूरा आपके पास है, और मार्च के सिर्फ 2 दिन आपके पास है। आप ये समझ लो 30 दिन है ऑलमोस्ट, 30 दिन से ज़्यादा ही बस आपको मिल रहे हैं। 30 दिन ही आपको मिलेंगे ऑल ओवर अगर बात कर ले, कुल मिला के अगर बात करें तो 1 मंथ का ही समय दिया जा रहा है इसमें फॉर्म भरने का। तो 2 मार्च तक सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। 1375 वैकेंसीज दी गई है इसमें, पीजीटी की रिक्रूटमेंट रहेगा। और पे स्केल लेवल 10 का सैलरी, आप अगर ओपीएससी का लेवल 10 सैलरी रीड कर लेना ग्रुप बी में तो आपको पता लग जाएगा। ORSP रूल 2017 में भी इन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पर डीएनएस मतलब हो जाता है महंगाई भत्ता, और बाकी अलावेंस आपको मिल जाएंगे जो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहे हैं आज के समय पे। स्टेट गवर्नमेंट में जो भी एम्प्लॉय हैं वो लोग जो भी काम कर रहे हैं उसके व्याप पर उनको अपने अपने ग्रुप वाइज सैलरी के अलावा भी बेनिफिट आज के समय पे दिए जा रहे हैं। और ये देखिए कहा जा रहा है टेम्प्रेरी एंड लाइक टू बी परमानेंट में। कह रहे हैं कि अभी शुरू में तो आपकी जॉब टेम्परेरी होगी, मतलब आप
टेम्परेरी तौर पर होंगे। आप एक परमानेंट एम्प्लॉय मत मानना, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हो सकता है आपका इसी पोस्ट पर, साल भर 2 साल 6 महीने के अंदर हो जाएगा, लेकिन आप शुरू में अपने आप को टेम्परेरी माने कि आपकी जॉब परमानेंट नहीं है, ऐसा आप माने शुरुआती तौर पर। वैकेंसीज पोजीशन आपको बता देता हूँ, फिल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मास, मतलब इस शिक्षा क्षेत्र में ही आपके ये वैकेंसी फिल हो रहे हैं। और वैकेंसीज किस तरीके से मैं आपको बता दूँ, इनको चाहिए, इनको किन किन फील्ड में चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ये 11th-12th की क्लासेस के लिए ले रहे हैं स्पेशली। हाँ भाई, ये 11th-12th के लिए ले रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है आपका, उसके अंदर ये 5 लोगों को लेंगे, उसमें से एक महिला होंगी और बाकी 4 पुरुष लोग फिल कर सकते हैं इस वैकेंसी को। SC ST कैटेगरी की अगर आप बात करो, 5 वैकेंसीज में से 2 अनुसूचित जनजाति से होनी चाहिए, एक महिला एक पुरुष, और अनुसूचित जाति से एक। ये राज्य में रिजर्वेशन आप मानेंगे, अगर आप दूसरे राज्य के हो तो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा कि आप फॉर्म भरोगे या नहीं भरोगे। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आप एक UR के तौर पर फॉर्म भरोगे, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है, तो इस वजह से आपको रिजर्वेशन दूसरे राज्य में यानी उड़ीसा राज्य में नहीं मिलेंगे अगर आप इसमें अप्लाई कर पाओगे तब। UR में एक वैकेंसी, ये आपका एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट रहता है। बोटैनी आपका एक सब्जेक्ट है। डिसेबल्ड लोग चेक कर लेंगे अपनी अपनी वैकेंसी। बोटैनी के अंदर 50 लोग चाहिए इनको, 50 में से 18 लोग महिलाएं होंगी, बाकी के लोग जो होंगे वो पुरुष रहेंगे, ठीक है। 50 में से 18 आप हटा लो, बाकी लोग जो बचे वो यानी कि 32 लोग ऐसे होंगे जो कि पुरुष लोग इस वैकेंसी को भर देंगे, जिसमें से अगर बात करें तो 11 लोग 50 में से 11 लोग अनुसूचित जनजाति से होंगे, उसमें से 4 महिलाएं होंगी। अनुसूचित जाति से 8 लोग होंगे, 3 महिलाएं होंगी। SEBC से 5 लोग होंगे, 5 में से 2 महिलाएं 3 पुरुष हो सकते हैं। सेम UR में आप देखोगे वैकेंसी 26 है बोटैनी सब्जेक्ट में। डिसेबल्ड के लिए एक वैकेंसी कैटेगरी 1 में, एक कैटेगरी 2 में। अब ये कैटेगरी का मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा किस डिसेबिलिटी का क्या मतलब है। कॉमर्स वाले अपनी वैकेंसी देखते हैं तो 46, कॉमर्स फील्ड में इनको चाहिए 48 लोग चाहिए, 46 नहीं है 48 है, उसमें से 17 लोग महिलाएं होंगे। बाकी आप अपने अपने कैटेगरी वाइज समझ लेना। केमिस्ट्री जिनको भी पढ़ाना हो वो अप्लाई कर देना, 69 वैकेंसीज है। एजुकेशन की 28 वैकेंसीज है। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इनको 193 लोग चाहिए। आप देखोगे अगर तो इंग्लिश सब्जेक्ट में इनको ज़्यादा लोग चाहिए। आप वैकेंसीज कैटेगरी वाइज समझ लेना। इकोनॉमिक्स में चाहिए ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी सब्जेक्ट के लिए हिस्ट्री, होम साइंस और लॉजिक और फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स। उड़िया लैंग्वेज के लिए इनको चाहिए टीचर। उड़ीसा में तो भाई उड़िया लैंग्वेज के लिए लेंगे ही लोगों को ज़्यादा, क्योंकि राज्य के लोग ज़्यादातर उड़िया लैंग्वेज बोल रहे हैं। फिजिक्स में 63 वैकेंसीज, पॉलिटिकल साइंस में 142 वैकेंसी, और साइकोलॉजी में 16 वैकेंसीज है। संस्कृत में 21 है। सोशोलॉजी में 35 है। स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी, आप उर्दू सब्जेक्ट में इनको एक कैंडिडेट चाहिए। टोटल 1375 लोग लेंगे, उसमें से 461 लोग सिर्फ महिलाएं भर देंगी उस वैकेंसी को, बाकी पुरुष लोग होंगे। हो सकता है ट्रांसजेंडर यहाँ पर एलिजिबल होंगे नहीं होंगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा इसमें। देखिए इन्होंने बताया है 53 जो टोटल पोस्ट हैं, सारी वैकेंसीज में से 53 वैकेंसीज डिसेबल्ड वालों को मिलेंगी, ठीक है। अब वो जो कि 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है उनकी और परमानेंट है, हुज परमानेंट डिसेबिलिटी इज 40%। परमानेंट डिसेबिलिटी ऐसी है, मतलब ऐसी डिसेबिलिटी है जो सही नहीं हो सकती, तो परमानेंट हो गई। 41 पोस्ट जो है रिजर्व्ड है एक्स सर्विसमैन के लिए, जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में काम करने के बाद वो इधर वैकेंसीज ले रहे हैं। 14 पोस्ट जो आपकी दिख रही है वो स्पोर्ट पर्सन यानी कि जो खिलाड़ी हैं, यानी कि वो क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, अलग अलग स्पोर्ट में बड़े लेवल तक खेल चुके हैं खेल, तो वो लोग इधर आ जाएंगे। कैंडिडेट जो बिलोंग कर रहे हैं डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए वैकेंसीज 53 आपको बता दी है। मान लीजिए कह रहे हैं इन केस मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है सुटेबल नहीं है, वुमेन कैंडिडेट नहीं मिलता है, और जितनी वैकेंसीज वुमेन में बताई जा रही हैं तो वो वुमेन वैकेंसीज मेल को चली जाएंगी, ठीक है भाई। ये तो आप भी समझते हैं, जो वैकेंसीज वुमेन के लिए दी गई वहाँ नहीं भरी गई तो मैन को चली गई, मेल को चली गई। हालांकि कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं, कहीं कहीं ऐसा बोला जाता है कि जो वैकेंसी जहाँ खाली रह गई वो हम बैकलॉग में डाल के नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में भर देंगे, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। तो इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने कहा है हम वुमेन वाली मैन में डालकर भर देंगे, ये हमने क्लियर कर दिया है। हाँ, एज एक बार समझ लो भाई, 21 प्लस लोग, 38 बिलो सभी लोग फॉर्म भर देना। आप अगर 1 जनवरी 2023 में 21 प्लस कर गए और 38 बिलो फॉर्म भर देना। और इन्होंने एक चीज़ और भी कही है, 2 जनवरी 1985 से ऊपर वाले और 1 जनवरी 2002 से पहले वाले बर्थ के जितने भी लोग हैं फॉर्म भर देंगे। मैक्सिमम एज 45 रहेगी, अगर आप कोई भी रिलैक्सेशन ले रहे हो उसके बाद भी आप इतने ही एज तक फॉर्म भर सकते हो। कैंडिडेट्स फ्रॉम द फीडर कैडर, TGT फॉर गवर्नमेंट हाई स्कूल अंडर द स्कूल, ठीक है। TGT लोग भी इस वैकेंसी को ले सकते हैं, इन्होंने कहा है। अगर आपकी लेकिन मैक्सिमम एज
45 होना चाहिए इसमें फॉर्म भरने के लिए। याद रखें मैक्सिमम 45 है, यानी आप 45 से बिलो ही फॉर्म भरोगे। अगर आप टीजीटी के तौर पर अगर आज के समय पर पढ़ा रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पर पीजीटी बना दिया जाएगा, ठीक है। पीजीटी की पोस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप राज्य के SC ST हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन है आपको अपर एज में, यानी आप 38 नहीं बल्कि 43 तक होने तक फॉर्म भर सकते हो। अगर आप महिला हो या अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप लोग यहाँ पर वही सेम रहेगा आपके पास। और डिसेबल्ड लोगों के पास 10 ईयर का अलग से रिलैक्सेशन अपर एज में हो जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दूं, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट की पोस्ट पर आप पढ़ाओगे। 50% किससे ज़्यादा मार्क्स हो आपके डिग्री में, ये याद रखें। सपोज आप अगर यहाँ पर मास्टर डिग्री रख रहे हो, आप मान लो आपने करा है MSc केमिस्ट्री, तो आप यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए पढ़ाने जा सकते हो उस सब्जेक्ट में, लेकिन 50% से ज़्यादा मार्क्स हो, प्लस आपके पास 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स हो, या फिर इंटीग्रेटेड 6 महीने का जो है आपके पास ईयर पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स रहेगा किसी भी रीजनल कॉलेज से, एजुकेशनल रिकॉग्नाइज जो भी आपका NCERT वाला सिलेबस पैटर्न फॉलो हो रहा है उसके द्वारा आपने अगर 2 साल का या 6 साल 6 ईयर 6 साल का अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स करा है, इंटीग्रेटेड मतलब हो जाता है भाई आपने क्या कर लिया है, आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही कंबाइन करके कर लिया उस क्वालिफिकेशन को, तो वो इंटीग्रेटेड कोर्स कहलाता है। सपोज आप बैचलर और मास्टर एक बार में कर रहे हो, उसको इंटीग्रेटेड कहा जाता है। तो ऐसे लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 50% से ज़्यादा आपके पास मार्क्स होने चाहिए। और आपका जो है BEd या फिर उसके बराबर का डिग्री कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा रिकॉग्नाइज कराया गया होना चाहिए, मतलब कि आपका BEd का डिग्री भी लिया जाएगा, इन्होंने कह दिया है। क्योंकि BEd PRT के लिए एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ये तो सबको पता ही है, लेकिन BEd PGT के लिए यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है। BEd डिग्री PGT के लिए एक्सेप्ट होती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है, जहाँ पर आपको BEd नहीं कराया जा रहा, तो आप वहाँ से BEd नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आप BEd अगर आपने नहीं भी किया है लेकिन उसके बराबर का डिग्री रखे हो तब भी आप फॉर्म भर दोगे। ठीक है, याद रखे दोस्तों, 1 2 3 तीनों पॉइंट बताएं, तीनों ही फॉलो करने हैं आपको। डिग्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, इज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ द सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ अबव क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है भाई, आपके पास अगर डिग्री है या डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन के फील्ड में, सपोज MCA है, BCA है, या फिर आपके पास कंप्यूटर फील्ड में सपोज BTech इन IT में हो गया, CSE यानी कंप्यूटर साइंस में हो गया, या फिर कंप्यूटर फील्ड के अंदर आपके पास या डिप्लोमा या डिग्री है, कोई भी एक चीज़ होगी तो आप फॉर्म भर दोगे। कैंडिडेट मस्ट, याद रखिए तीनों पॉइंट आपको जो बताए गए इसको फॉलो करना है आपको। इन्होंने बोला है BEd क्वालिफिकेशन फॉर सब्जेक्ट्स अदर देन बोटनी शैल नॉट बी मैंडेटरी एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर द। ठीक है भाई, मैं आपको बता देता हूँ, BEd जो डिग्री होती है ना वो किस चीज़ के लिए चाहिए होती है। BEd डिग्री आपकी चाहिए होती है, BEd डिग्री देखिए यहाँ पे बोटनी केमिस्ट्री और इन सब्जेक्ट जो आपको लिस्ट में दिख रहे हैं ना, इनके लिए BEd डिग्री चाहिए। आपके पास अगर BEd डिग्री नहीं है तो आप लोग ऐसे में क्या करोगे, आप अगर इन सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाना चाह रहे हो, किसी इनके अलावा जो आपको दिख रहे हैं लिस्ट में उनमें अगर आप जाओगे तो आपको BEd का डिग्री नहीं चाहिए, इन्होंने ये चीज़ क्लियर बताई है। और बाकी आप देख ही रहे हो, मास्टर डिग्री तो रहे ही आपके पास किसी भी फील्ड में रहे, स्पेशली अगर आप जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो जिस सब्जेक्ट में, उस फील्ड का तो डिग्री आप रखे ही। फॉर्म का फीस ये कह रहे हैं कि फॉर्म का फीस नहीं है। देखिए उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसमें फॉर्म का फीस नहीं लिया जा रहा है। और मेथड ऑफ सिलेक्शन में आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपका एक रिटन एग्जाम होगा, एक MCQ बेस्ड में आपको पेपर दिया जाएगा, मतलब कि हर एक क्वेश्चन पर 4 ऑप्शन रख दिए जाएंगे और कहा जाएगा इसमें से जो भी आपको सही लग रहा हो उसको टिक कर दो या उसको कर दो। आपको जो भी सही लगे उसका आंसर करके आपको आना है। 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक सही ऑप्शन है, बाकी 3 गलत है। ये MCQ होता है, ये रिटन एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद एक पर्सनैलिटी टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। वीवा वॉइस मतलब आपसे ओरली एक टेस्ट कराएंगे जिसको इंटरव्यू कहा जाता है आज के समय पे। वो कराने के बाद आपका ये रिक्रूटमेंट हो जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, रिटर्न टेस्ट जो रहेगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, मतलब किसी भी आंसर को आपको पैराग्राफ में पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताना, हर आंसर के ऑप्शन मिलेंगे, आपको सही आंसर उसमें टिक कर देना है। इस तरीके से आपके रहेंगे। 3 तरह के पेपर होंगे इसमें आपके रिटर्न एग्जाम में, पेपर 1 2 3 करके। पेपर 1 जो आपका होगा उसमें जो है जनरल इंग्लिश के 50 मार्क्स का पेपर, जनरल नॉलेज के 50 मार्क्स, एंड शैल हैव 100 क्वेश्चंस कैरिंग अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स। टोटल 100 नंबर का पेपर 1 रहेगा, उसमें 100 मार्क्स का ही पेपर होगा, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। टोटल 2 घंटे में आपको ये पेपर 1 कंप्लीट करना है। पेपर 2 में आप देखोगे
कंसर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है कि आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, उसी में आपको एग्ज़ाम देना है। और वो आपका जो है पेपर 2 के अंदर रहेगा, कंसर्न ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 विद 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स, द ड्यूरेशन ऑफ पेपर। ठीक है भाई, पेपर 2 भी आपका 2 घंटे में रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर में। याद रखें 100 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पे रहेंगे, आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है उसके अंदर। फिर आपको पेपर 3 देना है, उसके अंदर आपको कंसर्न ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 विद, आपको पेपर 2 में से ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेना है। आपने जो पेपर 2 में एग्जाम दिया ना जिन भी चीज़ों के, उनमें से एक चीज़ को आपको ले लेना है, उसका आपको पेपर 3 में 100 क्वेश्चन का पेपर देना है 100 मार्क्स में। ये भी दो घंटे में हो जाएगा, मतलब 2 घंटे के आपको 3 पेपर देने हैं। देयर शैल बी अ नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर रॉन्ग आंसर अगर आप कर देते हो तो हर क्वेश्चन रॉन्ग करने पर आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा, हर राइट करने पर 1 मार्क्स, रॉन्ग करने पर 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये रहेंगे, आपको 33% जो है लाना पड़ेगा ऑल द 3 पेपर टुगेदर। मतलब आपको पेपर 1 2 3 तीनों मिलाकर आपको जो है, अगर आप देखते हो तो टोटल आप देखोगे 100 100 और 100, 300 में से जो भी लोग 100 प्लस मार्क्स ले आते हैं ऑल ओवर, वही लोग अपने आप को पास मानेंगे। और टुगेदर मीन्स ये हो जाता है तीनों पेपर मिलाकर आपको 100 मार्क्स लाने हैं, मिनिमम एक कट ऑफ क्वालिफाई करना है। जो लोग मिनिमम कट ऑफ क्लियर कर लेंगे वो उनको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुला लेंगे यहाँ पर ओपीएससी द्वारा, और फिर उनका इंटरव्यू करा लेंगे जो 30 नंबर का रहेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड, आपको बता देता हूँ पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को बुलाएंगे लोग, 3 गुना लोगों को। जैसे कि आपको 1375 लोगों की वैकेंसी दी है इन्होंने, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हम 3 टाइम्स लोगों को यहाँ पर बुला रहे हैं, यानी आप ये समझ लो कि लगभग आप ये समझो 4000 लोगों को ये यहाँ पे आपके इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वैकेंसी का 3 टाइम। ठीक है भाई, सबको समझ आ रहा होगा। द ऑर्डर, देखिए इन्होंने ये चीज़ पॉइंट क्लियर करा, सपोज मान लीजिए भाई 2 वैकेंसीज आई, ठीक है, 2 वैकेंसी थी, तो उसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 10 नहीं होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था, 6 लोगों को बुला लिया। सपोज मान लीजिए 5 वैकेंसी थी तो 15 लोगों को बुला लिया इंटरव्यू के लिए, तो 3 टाइम वैकेंसी के लोगों को बुला लेंगे। अब आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। इन रिटर्न एग्जाम, पर्सनैलिटी इंटरव्यू, सभी के मार्क्स जोड़कर एक फाइनल मेरिट बनाएंगे कि भाई ऐसा कैंडिडेट जो रिटर्न एग्जाम में कितने मार्क्स लाया, पर्सनैलिटी टेस्ट में और इंटरव्यू में ऑल ओवर कितने मार्क्स लाया, वो बताते हुए बता देंगे कि भाई आपके इतने मार्क्स आए, आप सिलेक्ट हो गए हो, अब आप आओ अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ और इस जॉब को लो। डॉक्यूमेंट डीवी तो होता ही, आपको पता ही भाई, डॉक्यूमेंट चेक होते ही आपके कि आप जो भी बता रहे हो वो सच में आपके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं। सिलेबस में आपको बता दूंगा इस एग्जाम का क्या रहेगा। कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कैंडिडेट को पढ़ना लिखना और बोलना आना चाहिए उड़िया, और उड़िया एक लैंग्वेज है, उड़ीसा राज्य में बोली जाती है, सब लोग वहाँ पर यही लैंग्वेज बोलते हैं उस स्टेट में। और पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद, आपने अपना मिडिल एग्जाम, मतलब एग्जाम जो आपका स्कूल करते हैं जो बीच वाले क्लासेस होते हैं वहाँ पर आपने कहीं ना कहीं उड़िया लैंग्वेज को पास किया हो एक सब्जेक्ट के तौर पर। आपने 10वीं क्लास में या तो उड़िया लैंग्वेज पास कर लियो, कोई भी एक पॉइंट फिल कर देना भाई, ठीक है इसमें से। मतलब उड़िया लैंग्वेज लोगों को आनी चाहिए और इंडियन सिटीजन्स फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग उड़िया लैंग्वेज पास कर चुके हैं वो लोग फॉर्म भर देंगे। ऑल इंडिया लोग इन्होंने बता दिया कि सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है। देखिए भाई, जो लोग अभी करेंटली कहीं जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, तो आप लोग एक काम करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन से एक एनओसी वहाँ पर साइन करा लेना। एनओसी एक फॉर्म रहता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भाई आप जिस भी कंपनी में या जिस भी विभाग में काम कर रहे हो वहाँ पर उन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप इस जॉब पर अप्लाई कर दो, तो उसके लिए एनओसी भर के आप फॉर्म में लगा देना। देखिए जो लोग डिबार्ड हो चुके हैं, मान लीजिए जो लोग एक सर्टेन पीरियड के लिए डिबार्ड है, मान लीजिए आप अगर कहीं ना कहीं किसी कमीशन से डिबार्ड हुए हैं, निष्कासित हुए हैं किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रिक्रूटमेंट्स के लिए, तो आप लोग तो फॉर्म भर ही नहीं सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो जिन लोगों का डिपार्टमेंट खत्म हो गया है, पीरियड डिपार्टमेंट पीरियड, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग फॉर्म जब भरोगे तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसका थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों। ये सब जो भी यहाँ बताया जा रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, एक पासिंग सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट यानी डिग्री जिसको आप कह रहे हो बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपका मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट जिस भी फील्ड में आपने करा हुआ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है। हालांकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा नहीं जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है आप मास्टर डिग्री रखें प्लस आप B.Ed पास हो, ये आपसे मांगा जा रहा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं जो लिस्ट में आपको दिख रहे हैं, ये फॉर्म के अंदर ही आप लोगों को अपलोड करने हैं। 4 फोटो आपको रिसेंट चाहिए होंगे, अब अभी करेंटली जो आपकी रिसेंट फोटोज हैं 4, वो आपको अपलोड करनी है फॉर्म के अंदर। 4 फोटोज आपसे अपलोड कराएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना पड़ेगा। आप किसी रिजर्वेशन में आ रहे हो, याद रखें उड़ीसा राज्य के रिजर्व कैंडिडेट को फायदे मिलेंगे। अगर आप पूरे देश में इंडिया कंट्री में दूसरे राज्य के कैंडिडेट हो और रिजर्व में आ रहे हो तो आप लोग UR के तौर पर फॉर्म भरोगे। ठीक है भाई, ये नोट वाले पॉइंट एक बार थोड़ा ध्यान से देख लिया करो, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं आप सभी के लिए। भाई किन केसों में आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा वो इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, उसको आप एक बार चेक कर लेना। फॉर्म का फीस नहीं है किसी के लिए भी। हाउ टू अप्लाई, किसी के लिए भी फॉर्म का फीस नहीं है, आप इंडिया में कहीं से भी फॉर्म भरो। हाउ टू अप्लाई, आप ओपीएससी एक वेबसाइट है जो आपने अभी देखा था शुरुआती तौर पर, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का मदद होगा, उसके बाद अपना नाम, जेंडर और कॉमन से कुछ डिटेल आपकी जो होती हैं वो डालकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाएगा आपका, वहाँ से आप अपना एक पासवर्ड बनाना, उन दोनों को डालकर लॉगिन करना। उसके बाद अपने फॉर्म भरने की तरफ जाना इस रिक्रूटमेंट के लिए, जहाँ पर अपने फोटो, साइन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, अपनी डिटेल डालना क्वालिफिकेशन वाली, कितने मार्क्स आए, कौन से बोर्ड से आपने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, कहाँ कहाँ से क्या क्या किया, वो सब आपको बताना है। प्लस उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है, फॉर्म का प्रिंट लेना है। फॉर्म का फीस यहाँ पर किसी के लिए भी नहीं होगा। फैसिलेशन काउंटर ये है दोस्तों, ये इन्होंने एक मतलब एक टेलीफोन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करा है कि आप लोगों को अगर फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो जो यहाँ पर दिया गया है। 2 मार्च लास्ट डेट है और 31 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है, यानी कि फरवरी मंथ पूरा आपके पास है, जनवरी का लास्ट डे और मार्च के स्टार्टिंग के 2 डेज 2024 ईयर के आपके पास रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। अब मैं आपको सिलेबस बताता चलता हूँ यहाँ पर। देखिए आपका जनरल इंग्लिश जो आएगी आपकी पहले वाले पार्ट पेपर 1 में, वो 50 नंबर की थी, उसके 50 +2 लेवल 12वीं लेवल का सिलेबस रहेगा। इंग्लिश आपकी 12वीं लेवल की आ रही है जिसमें आपका जनरल नॉलेज के 50 मार्क्स के पेपर है। अब देखो एंथ्रोपोलॉजी, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट पे अप्लाई करोगे तो उसका सब्जेक्ट का सिलेबस आप देख लो कि उस सब्जेक्ट में जो पेपर 1 में आपसे पूछा जाएगा उसमें आपसे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंपल सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, कम्युनिटी कल्चर और सिविलाइजेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स, कल्चरल रिलेटिविम्स एंड एंथोसिट्री एंथोसेंट्रिज्म और एथनिसिटी और ग्लोबलाइजेशन और पोस्ट मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर और सोशल प्रोसेस, सोशल फंक्शन, वैल्यूज एंड वर्ल्ड व्यू, टाइप्स ऑफ मैरिज और मोनोगेमी और पॉलीगेमी, और ये सारी चीज़ें आपकी एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट की आती है इस पे। अब देखिए मैं एक्चुअल इसमें प्रोफेशनल नहीं हूँ तो इस सब्जेक्ट में, इस वजह से मेरे को एक्चुअल इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन आप जो यहाँ पर देख रहे हो यूनिट 1 में ये सारे टॉपिक्स आपको रेडी करने हैं। यूनिट 2 में आप देखोगे तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर और पैराडॉक्स ऑफ कल्चर, टाइप्स ऑफ कल्चर, चेंज, इनोवेशन, इन्वेंशन और डिफ्यूजन, ये सारी चीज़ें आपको रेडी करनी। जो लोग इसमें जो लोग इसकी क्वालिफिकेशन रख रहे होंगे उनको डेफिनेटली पता होगा ये सब क्या चीज़ें हैं, आपको ये सारी चीज़ें रेडी करनी है, ये आपके रहेंगे। अगर आप इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ाने के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ये वाला सिलेबस रेडी करना है। सपोज पेपर 2 में भी आप देख लो, पेपर 2 में आपका क्या आएगा, ये इन्होंने बताया है कि जो लोग एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे तो उनके पेपर 1 में हम क्या पूछेंगे, जनरल नॉलेज का बता रहे हैं। देखिए जनरल इंग्लिश का तो आपको आगे दिखाई दूंगा, ये सब आपसे पूछेंगे पेपर 1 पेपर 2 में आपसे इस सब्जेक्ट के लिए, इस फील्ड वालों से। बुटैनी में जो लोग अप्लाई करेंगे उनका पेपर 1 का सिलेबस इस तरीके से रहेगा, पेपर 2 का वो देख ही रहे हैं। केमिस्ट्री का भी आप देख लो यहाँ से, सभी लोग इस तरीके से देख लेंगे। मैं डायरेक्ट नीचे आता हूँ इसमें,
कॉमर्स में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, वो लोग देख लेंगे उनका पेपर 1 पेपर 2 में क्या पूछा जा रहा है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अगर आप पढ़ाने के लिए जाओगे तो उसके लिए पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस आप देख लो। ये बेसिकली 50-50 मार्क्स के पेपर पैटर्न आपको दिख रहे हैं। इंग्लिश का सिलेबस भाई देख लो, इंग्लिश का पेपर 1 में ये सब पूछा जाएगा आपसे, पेपर 2 में ये सब पूछेंगे, ज्योग्राफी में ये सब पूछेंगे। इंग्लिश आप देखोगे ना तो दोस्तों ये जो पीले रंग के यहाँ पर टैग डाले गए हैं बेसिकली ये बता रहे हैं कि इंग्लिश मीन्स वो इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर के लिए जो सिलेबस पूछ रहे हैं, ठीक है। अब जो टैग बता रहे हैं वो आपको एक्चुअल आपके सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि आपसे क्या पूछेंगे। तो मैं डायरेक्ट नीचे आता हूँ भाई, बहुत ही लंबा सिलेबस है इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये उड़िया वालों का सिलेबस यहाँ पर दिख रहा होगा, फिजिक्स का सिलेबस आपको दिख रहा होगा, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस दिख रहा है, तो इस तरीके से आपको सिलेबस सारा दिख रहा होगा यहाँ पर। पेपर 1 पेपर 2 उर्दू का भी सिलेबस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पेपर 1 पेपर 2। अब आप कहोगे पेपर 3 का सिलेबस का, मैंने आपको जैसा बताया दोस्तों पेपर 3 में ये आपसे पेपर 2 में जो पूछे हैं ना उन्हीं में से आपको सिलेक्ट करने हैं। थोड़ा लोगों को क्लियर कर दूं भाई क्या चीज़ होने वाली है। देखिए आपको जैसे आप पेपर 1 दे रहे हो, पेपर 1 में ये आपसे पूछेंगे 50 मार्क्स का तो इंग्लिश से पूछेंगे, 50 मार्क्स का जनरल नॉलेज से पूछेंगे, ठीक है। इस तरीके से 100 क्वेश्चन हो गए। फिर आप पेपर 2 में जहाँ पर पहुँचोगे वहाँ पर आपको करना है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए जो आपने पेपर 1 में दिया उनमें से कोई एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है, उसके बिहाफ पर आपको पेपर 2 देना है। फिर पेपर 3 में आपको पेपर 2 में जो आपने सब्जेक्ट का पेपर दिया उनमें से कोई एक को आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर वहाँ पर एग्जाम देना है। और इस तरीके से आप 100 मार्क्स के 3 पेपर दोगे, यानी 300 मार्क्स का टोटल पेपर दोगे। उसमें से जो लोग 100 प्लस लाएंगे वो लोग अपने आप को पास मानेंगे। उन लोगों का फिर वहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट में भी पास करने के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट आएगा। फिर बताया जाएगा कि ऑल ओवर रिजल्ट आपका क्या रहा है। फिर वो लोग कहेंगे कि हाँ भाई आप लोग सिलेक्ट हो गए, आपका रिजल्ट ऐसा ऐसा रहा है। फिर आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने। आपको कहा जाएगा, आपको ईमेल कर दिया जाएगा, जो भी आप अपना ईमेल दोगे प्लस वो आप अपना लॉगिन कर भी वेबसाइट पर देख पाओगे कि हाँ आपको अब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जाना है। और उसके बाद आपको फिर ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आप जॉब कर रहे होगे पीजीटी के तौर पर उड़ीसा राज्य में। 156 स्कूल की वैकेंसी दी गई, इन स्कूल्स के अंदर ही जॉब होगी। अब स्कूल का नाम नहीं दिया है इन्होंने, बेसिकली आप चेक कर लेना कि आपके राज्य में ये 156 स्कूल्स कौन कौन से हैं। ये उड़ीसा राज्य में सारी जॉबें होंगी, लेकिन आप अगर हरियाणा मेघालय मणिपुर केरला कर्नाटका के हो तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ऑल इंडिया लोग इसमें एलिजिबल हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया एलिजिबल है। याद रखें दोस्तों, बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन को भी फॉलो कर लें, तभी आप लोग इसमें एलिजिबल रहोगे। मैंने आपसे काफ़ी समय से नोटिफिकेशन डिस्कस किया है, आप देखोगे तो जनवरी एंड से फॉर्म चालू होगा और मार्च 2 में फॉर्म क्लोज होगा। अभी भी आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी आपको ऐसा लगता हो कि कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो, आप कमेंट में बताएंगे। और इस जानकारी को देश विदेश और दुनिया में एक एक गली मोहल्ले तक फैलाइए, भारत देश के एक एक लोगों तक इस जानकारी को फैलाइए। ऑल इंडिया लोग इसमें एलिजिबल हैं। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।